नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 8 और NCERT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अपने सभी देखने वालों का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 8वीं कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। हम उनके लिए एक शीर्षक लेकर आए हैं, अकबरी लोटा और भविष्य का साहित्य। तो क्या है अकबरी लोटा और क्या है भविष्य का साहित्य, आपको बताया जाएगा हमारे विशेषज्ञ द्वारा। जितना दिलचस्प और रोचक ये शीर्षक है, उतनी ही दिलचस्प इसके अंदर की बातें हैं जो हमारे सर आपको बताएंगे। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं प्रोफेसर संजय कुमार सुमन, आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेस NCERT नई दिल्ली से हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, सत्र शुरू करें, बहुत ज़रूरी बातें अपने सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि अगर उनके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो, प्रश्न आ रहा हो, तो आप अपने सभी प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800 440 559, या फिर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class8@cit.nic.in। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, यानी कि NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं, तो लाइव चैट बॉक्स पर जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने प्रश्नों के साथ हमसे जुड़ें। और इससे पहले कि हम ये सत्र शुरू करें, बहुत ज़रूरी सूचना हम आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज़ G20 presidency. We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, अब हम फटाफट शुरू करते हैं अपने आज का ये सत्र, जिसमें हम शीर्षक लेकर आए हैं अकबरी लोटा और भविष्य का साहित्य। तो सर, क्या कुछ विशेष है आज के इस सत्र में आपके पास हमारे बच्चों के लिए, सर बताइए। देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ इस पर, तो एक बात मुझे बार बार कहनी पड़ती है कि ये 8वीं क्लास के लिए है और बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए और पढ़ने लिखने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले सभी लोगों के लिए है। क्योंकि यह जब हम अब एक साहित्य से दूसरे साहित्य में परावर्तित होकर के ऑनलाइन मटेरियल या ई कंटेंट के रूप में जो हमारा मटेरियल होगा, उसका जो प्रयोग होगा, तो वह एक तरह से बाद का साहित्य होगा। और बाद का साहित्य अभी जो हमारे साथ यूज़ कर रहे हैं, वो फिर बाद में भी यूज़ किए जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि अकबरी लोटा और भविष्य का साहित्य जो मैंने यहाँ पर रखा है, कि भविष्य के साहित्य, बाद का साहित्य कैसा होगा, किस तरह का होगा और कैसे लिखा जाएगा, कैसे उसको पढ़ाया जाएगा, इस पर भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए। हालांकि बच्चे जिस तरह से चैट GPT, इंटरनेट में नए आविष्कार के साथ में मतलब साहित्य को भी अब मशीन के द्वारा मतलब लिखा जाना संभव हो गया है, तो वहाँ पर अब बच्चे भी सब मतलब चर्चा कर ही रहे होंगे, सभी जान ही रहे होंगे कि ये साहित्य जो है मानव निर्मित से अब जो है मानवहीन, मतलब मानव के विहीन मतलब जो है साहित्य की रचना भी संभव है। यानी मशीन के द्वारा साहित्य की रचना संभव है, तो मशीन के द्वारा भी साहित्य को रचा जा रहा है। ये आज अब चर्चा का विषय है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि अकबरी लोटा कहानी पर तो बात होगी, लेकिन इसके साथ में जो हमारा संदर्भ है कि भविष्य का साहित्य वह कैसा है और कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ अपने एक मतलब इसमें PPT के माध्यम से सिर्फ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मतलब कुछ किताबें हैं, आप देख सकते हैं इसमें से द डेथ ऑफ लिटरेचर एल्विन बी कर्नन की किताब है 90 में, और लिटरेचर लॉस्ट एलिस के 1997 में किताब है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ऑटोप्सी के वेवरलिन की 1997 की किताब है। दिस राइज एंड फॉल ऑफ इंग्लिश सोल्स की किताब 98 की किताब। आप देख सकते हैं कि 90 से लेकर 98 तक की ये 4 किताबों का जो यहाँ पर मैं नाम सिर्फ मतलब बतौर सामने रख रहा हूँ, वह इसलिए रख रहा हूँ कि इनको पढ़ने के बाद, इनको जानने के बाद एक चीज़ का पूरे तौर पर दुनिया में कम से कम अंग्रेजी और साहित्य में एक बहस छिड़ गई, जिस तरह से कि मतलब द डेथ ऑफ लिटरेचर है, यानी साहित्य का अंत हो गया, कैसे हुआ या क्यों हुआ,
इस पर मतलब पूरे तौर पर बहस, जिस तरह से कि आज बहस की जा रही है कि पता नहीं अब जब चैट जीपीटी के द्वारा साहित्य लिखा जाएगा तो साहित्य कैसा होगा, उसके बाद साहित्य कैसा पढ़ा जाएगा और कैसा मतलब लोग पढ़ेंगे, कैसा जब बनेगा तो कैसा पढ़ाया जाएगा और कैसा पढ़ेंगे। तो उसी आधार पर हमने थोड़ा सोचा है कि 90 का जो आज की चर्चा है वह मतलब 1914 में, अगर एक किताब की मैं यहाँ पर नाम इसमें तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप देखिए कि वो एक किताब है, उसका नाम सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रॉम लिटरेचर टू बिटरेचर, ये स्विरस्की की किताब है, लिटरेचर टू बिटरेचर। तो ये बिटरेचर जो है ये मशीन मेड, मतलब ह्यूमन मेड से मशीन मेड लिटरेचर है, उसकी चर्चा हुई है। और उसी समय 1913 में यानी 1914 में ये बात मतलब बहस के तौर पर खड़ी हो गई कि अब जो साहित्य भविष्य में लिखा जाएगा, जिस तरह से कंप्यूटर का दौर है, वह बिल्कुल कंप्यूटर ही अपने द्वारा मतलब साहित्य को लिखेंगे, रचेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर स्विरस्की का एक कोटेशन भी मैं यहाँ पर अंग्रेजी में जो है उसका कोट करूँ, एट ए सर्टेन पॉइंट इन द मतलब ऑलरेडी प्रोसेस्ड द फ्यूचर computers will be able to create works of literature in and of themselves, यानी कंप्यूटर ही मतलब अपने आप में लिटरेचर को क्रिएट करेंगे। ये 1913-14 में बात कही गई थी। और आज हम लोग जब चैट जीपीटी के माध्यम से देख रहे हैं कि कहानी लिखा जाना, यानी निबंध लिखा जाना और कविताएं लिखा जाना, ये कुछ संभव हो रहा है, तो 1914 के बाद यानी 90 से जो बात शुरू हुई, 1914 में जो बात कही गई और आज ये बात आ रही है, तो सवाल ये है कि भविष्य में हमारा साहित्य कैसा हो जाएगा, यह सचमुच में हम सबों को जानना चाहिए। आप देखिए कि एक तरह से अगर हम यानी हम अगर मतलब उस समय की बात करें जब लोगों ने कहा कि पता नहीं जो साहित्य है, पारंपरिक साहित्य जो है, वह मतलब उसका भविष्य कैसा होगा, तो ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं एक जो एल्विन बी कर्नन है, जो जिसकी किताब पर चर्चा हुई थी, काफ़ी चर्चा हुई थी, उसमें जो लिखा गया है कि पारंपरिक रोमांटिक और आधुनिकतावादी साहित्यिक मूल्यों को पूरी तरह से उलट दिया गया है और जिस लेखक की रचनात्मक कल्पना को साहित्य का स्रोत बताया गया था उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह उसके किताब में वर्णन है। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नई परिस्थितियों के दबाव में जो कभी गंभीर साहित्य की उत्कृष्ट कृति थी वह प्रशंसनीय या उपयोगी नहीं रह गई है। अब वह केवल एक मंडली के बीच है और दुनिया में विश्वविद्यालयों के साहित्य विभाग के बाहर लगभग उसकी कोई उपस्थिति नहीं है। मैं जानबूझ करके यह मतलब कोटेशन सामने रख रहा हूँ एल्विन बी कर्नन की जो किताब है दी डेथ ऑफ लिटरेचर में, वहाँ पर ये बात कही गई है। तो आप देखो कि इसमें मतलब उस समय जो मतलब एक तरह से चर्चा हुई और साहित्य का अंत शुरुआत हो गई, साहित्य से रिश्ता नाता टूटने लगा। तो एक मैं उसी किताब में जो कहीं पर एक कोटेशन है उसको भी मैं सामने रखना चाहता हूँ, इस पीपीटी के माध्यम से उसको मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो एक मतलब हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कोई लेखक थे, उन्होंने ये बात कही थी कि भगवान हम सभी को क्षमा करता है, अगर फैसले के दिन मुझ पर साहित्य पढ़ाने का आरोप लगाया जाता है तो मैं दलील दूंगा कि मैंने कभी इसमें विश्वास नहीं किया और मैंने एक पत्नी और बच्चों को पाल रखा है। यानी साहित्य के बारे में किसी साहित्य को पढ़ाने वाला का यह राय जो है आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। मैं जानबूझ करके इसको यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। और 1996 में जो मतलब ग्राहम स्विफ्ट थे, लास्ट ऑर्डर के लेखक, जिन्हें कि 1996 का बुकर प्राइज भी मिला था, उनका भी एक कोटेशन है कि किंडल जैसे ई रीडर साहित्य के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं और वो ऐसे उपकरणों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण नए लेखकों को हार्ड और पेपर बैक किताबों की तुलना में कम रॉयल्टी मिल रही है, जिसकी वजह से मतलब हम जान पा रहे हैं कि नए साहित्य, पुराने साहित्य या फिर नई रचना, पुरानी रचना, उसकी क्या स्थिति है, साहित्य का क्या असर हो रहा है, साहित्य की स्थिति कैसी हो रही है। तो भविष्य में साहित्य कैसा हो जाएगा हम नहीं कह सकते। ई कंटेंट का जो अंबार हमारे सामने खड़ा है उसमें भी गुणवत्तापूर्ण ई कंटेंट जो है वह कैसे हम ढूंढेंगे, कैसे खोजेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, यह भी हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। जिस तरह से आज हम लोग मतलब ई कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं, ई कंटेंट जो मतलब ई बुक का फॉर्म होगा, ई लाइब्रेरी का फॉर्म होगा, ई रीडिंग और राइटिंग का फॉर्म होगा, ई एजुकेशन का फॉर्म होगा। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ई लिटरेचर जो आज शुरू हुआ है वह लिटरेचर कैसा होगा और बच्चों के सामने भी ये बातें ज़रूर आनी चाहिए। और ये जो खतरे सारे हुए, जितने भी खतरे सामने हमारे उपस्थित हुए साहित्य के लिए,
तो वह उसकी जो कुछ वजहें सामने आई है उन वजहों को भी जानना चाहिए, जो मैं इस मतलब यहाँ पर बताना चाहता हूँ। उन वजहों में मतलब ख़ास तौर पर जो ये है कुछ मतलब साहित्य का भविष्य के खतरे का जो कारण है, वह कारण सामाजिकता से अधिक तत्व मीमांसा पर साहित्य का जोर है, व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन है, साहित्य में आलोचना की स्वतंत्रता और उसका स्वतंत्र अस्तित्व, मतलब जो साहित्य की आलोचना मतलब महत्वपूर्ण मानी जाती थी और उसका एक तरह से सेकंड नौकर माना जाता था। आलोचना को साहित्य का मतलब नौकर माना गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आलोचना ने अपने अस्तित्व को स्वतंत्र कर लिया और स्वयं अपने आप को साहित्य घोषित कर लिया, तो उससे भी साहित्य की जो है मतलब अंत की शुरुआत को माना जा रहा है। और निराशावादी साहित्य की अवधारणा जो है, जिस तरह से कि साहित्य में कोई दम न हो कि समाज को मनुष्य को बदल सके, इस तरह की निराशावादी भावना भी फैल गई, जिससे लगा कि शायद मतलब अब साहित्य का कुछ नहीं होगा, इसलिए साहित्य से लोग दूर हटने लगे। और साहित्यिक शिक्षण से दूरी भी पूरी दुनिया में साहित्य से, जैसे अच्छे ढंग से साहित्य को मज़ेदार ढंग से, रोचक ढंग से साहित्य को गणित और अन्य विषयों के साथ में मिला करके पढ़ने पढ़ाने या उसकी पहचान कराने का जो मतलब क्लासरूम से लेकर समाज में जो पोजीशन होना चाहिए वह साहित्य का मिले, इस तरह से भी साहित्यिक शिक्षण की दूरी हमें दिखाई पड़ी, जिस वजह से भी साहित्य का अंत मतलब की बात सामने आई। और पारंपरिक गुणवत्तापूर्ण बौद्धिकता वाले शिक्षण जो पहले होते थे उस तरह का कुछ अभाव भी आया, जिस वजह से साहित्य से हमारा मतलब एक तरह से दूरी होना शुरू हुआ। और ई मीडिया और ई साहित्य का जो अभी प्रादुर्भाव है, जैसा कि स्विरेस्की ने 1913 में बताया था फ्रॉम लिटरेचर टू लिटरेचर में, तो लिटरेचर जिसको मतलब मशीन मेड लिटरेचर कहा गया, जिसको चैट जीपीटी आज तैयार कर रहे हैं, तो भविष्य में किस तरह का लिटरेचर होगा हम नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तय है कि अब जो हम सामने मतलब बात लाएंगे, सामने जो कुछ बातचीत करेंगे, वह हम अपने भविष्य के साहित्य को लेकर के, अब जो हमारा साहित्य है वह कैसा होगा और किस रूप में होना चाहिए। हमारे लिए पढ़ने पढ़ाने का जो मतलब जो किताबें हैं, अभी तो हम देख रहे हैं कि सामने हमारी किताबें पड़ी हुई है। अकबरी लोटा हमारा पाठ है, और अकबरी लोटा जो पाठ है वह मतलब पन्नों से, किताबों से, और किताब जो है उसकी आप मतलब देख सकते हैं रूप, साज सज्जा, आवरण, पृष्ठ और सब कुछ। और किताब के अंदर में जो अगर पाठ है, पाठ के साथ में आप देखेंगे कि उसके अंदर मतलब चित्रकारी, इलस्ट्रेशंस भी हैं और साज सज्जा, और इसके अंदर में बहुत कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जो आपको एक साथ पहले पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों में दिखाई पड़ता था, इससे अधिक चीज़ें आकर्षक ढंग से आपको ई बुक में मिलेगी। अगर आप ई बुक को ढूंढेंगे, देखेंगे, भविष्य का जो ई बुक होगा उसमें बहुत तरह का एनिमेशन, साउंड का हो सकता है, यानी चित्रकारी का हो सकता है, और एक लिटरेचर के साथ दूसरे लिटरेचर का हो सकता है, एक कहानी के साथ दूसरे कहानी का हो सकता है। यानी भविष्य का जो पाठ हो सकता है वो कब होगा, क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब कभी भी होगा वह बहुत ही नवाचार और प्रयोग को लिए हुए होगा, क्योंकि उसमें मैन का भी और मशीन का भी दोनों का प्रयोग होगा। उस आधार पर मैं यहाँ पर अकबरी लोटा जो पाठ है उसको मतलब रख करके सामने मतलब मैं बात करना चाहता हूँ कि अकबरी लोटा जो पाठ है वह मतलब क्या है और कैसा है, किस रूप में है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे पढ़ाना चाहिए। हर व्यक्ति मतलब अपने ढंग से पढ़ता है, और जो भी पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं वो भी अपने ढंग से इस पाठ को पढ़ और पढ़ा सकते हैं। अगर कोई शिक्षक हैं तो अकबरी लोटा को जब पढ़ाएंगे तो वो अपने ढंग से पढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं सामने जो रख रहा हूँ सिर्फ अकबरी लोटा के जो अंदर में जो पढ़ने का जो कुछ मतलब मुख्य बिंदु है, जानने के जो मुख्य बिंदु हैं, उसको जानना जरूर चाहिए, और उसको पढ़ाने के तरीके अपने अपने हो सकते हैं। मैंने सिर्फ मतलब भविष्य का साहित्य जो है वह कैसा होगा, उसके साथ में ये अकबरी लोटा जो है, जो एक किताब है, एक किताब का पाठ है, और उस पाठ में जो कुछ बात है उस पर मतलब हम कैसे बातचीत करेंगे, यहाँ पर उसको देखा जा सकता है कि अकबरी लोटा एक कहानी है, और इस कहानी में मतलब कहानीपन कैसी है। इस कहानी के अंदर में अगर हम देखेंगे कि इस कहानी के अंदर में जो मुख्य बिंदु इस पीपीटी के अंदर में आप देख सकते हैं कि अकबरी लोटा के सहारे जो शिक्षण हम करेंगे, तो अकबरी लोटा का कहानीपन और साहित्यिकता पर बात करेंगे, कहानी और इतिहास पर बात करेंगे, इसमें अन्य विषयक जो ज्ञान है उस पर बात करेंगे, खान पान का तरीका, नामकरण की ऐतिहासिकता, म्यूजियम का ज्ञान, स्त्री सम्मान, सांस्कृतिक सद्भाव
और परोपकार की बातें जो मूल रूप में इस कहानी में आई है, और फिर भाषा की जो बात है, खास तौर पर बहुभाषिकता की बात, वह कैसे आई है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखें कि अकबरी लोटा जो कहानी है, अकबर की लोटा यानी अकबरी लोटा यानी किसी अकबर के नाम पर, यानी वह मतलब लोटा कैसे प्रचलन में आ गया और उसका नामकरण कैसे हो गया, यानी अकबरी लोटा कैसे हो गया। और कोई भी मतलब व्यक्ति के नाम पर या समय के नाम पर या फिर इतिहास के नाम पर, जगह के नाम पर कैसे किसी का नामकरण होता है, तो इस कहानी में आप देख सकते हैं। और कहानी में जो पहला बिंदु है वो खास तौर पर नामकरण में आप देखेंगे, जब हम नामकरण के तहत में बात करेंगे तब उस पर आएंगे। लेकिन पहली बात जो है कि इस कहानी के अंदर में कहानी पर और साहित्यिकता कैसी है। 7 दिन में यह कहानी, इस कहानी में आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे 7 दिन की चर्चा है, 7 डेज की। और 7 डेज की चर्चा में, 7 दिन की चर्चा में पहले से लेकर के 4 दिन तक तो बहुत आसानी से गुजर जाती है। 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र जी का प्रवेश होता है और 5वें दिन उनसे बातचीत होती है, और 6ठे दिन फिर जो है बिलवासी मिश्र जी और मतलब जो अंग्रेज है उस सब का चर्चा, और अधिक पूरी चर्चा जो है 6ठे दिन पर होती है, और 7वें दिन कहानी का अंत हो जाता है। तो आप देखें इस कहानी में कैसे कहानी को बिना गया है, कितनी रोचकता होती है कि 7 दिन के अंदर कहानी, और इसमें मतलब एक तरह से ह्यूमर भी है, एक तरह से आप देखेंगे मज़ा आता है, बच्चों को पढ़ने में बड़ा मज़ा भी आता है कि पता नहीं इसके बाद कैसा हुआ, कैसे वह अंग्रेज भींग जाता है, लोटा कैसे गिरता है और अंग्रेज भींगता है, उसको वह नाचता है अपने एक पैर पर खड़े होकर के, और फिर बिलवासी मिश्र जी उसको कैसे मतलब उसको बिठाते हैं, बात करते हैं, भीड़ होती है। तो ये पूरी चर्चा एक तरह से मतलब जो रोमांचक दृश्य है उस क्लासिक लिटरेचर का, एक अच्छे लिटरेचर का, साहित्य का जो साहित्यिकता होता है वह इसमें समावेशित हुआ नज़र आता है। और वह उस तरह से, हालांकि किसी कहानी की तुलना किसी दूसरे कहानी से करने पर थोड़ी अलग ढंग की होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ओ हेनरी की कहानी, ओ हेनरी जो मतलब W.S. पोर्टर के नाम से भी जाना जाता था और दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण मतलब कहानीकार में से जाने जाते हैं। द लास्ट लीफ जो उनकी कहानी है, जो मतलब बहुत ही मशहूर कहानी है, 1907 में उनकी कहानी वह छपी थी। मैं सिर्फ वहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि वह द लास्ट लीफ कहानी जो है, निमोनिया के अंदर में, निमोनिया के दौरान में वहाँ पर जो एक मतलब कहानी के अंदर में जो कैरेक्टर है, मतलब वह उसको निमोनिया से ग्रसित हो जाती है, और उसको लगता है कि उसके दीवार के पास जो खिड़की है, खिड़की से जो पास में जो मतलब एक तरह से कुछ पत्ते से जो मतलब एक प्लांट है, वह मतलब अगर पत्ते सभी झड़ जाएंगे, उसके मन में इस तरह का विश्वास प्रवेश कर जाता है कि जितने सभी पत्ते जिस दिन खत्म हो जाएंगे मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तो वह कहानी का इतना सुंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 5 मिनट का समय और शेष है सर। हाँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कहानी का जो इतिहास है और कहानी और इतिहास है, इस कहानी में कहानी के माध्यम से इतिहास की बात हुई है, जैसे जहांगीरी अंडा और अकबरी लोटा, ये तो है ही। आप देखिए कि उसके साथ में अन्य विषयक संबंध जो है, आप इसमें न्यूटन की बात है तो फिजिक्स की बात चली आती है, खान पान का तरीका, तो पीने पानी को कैसे पीना चाहिए, सो करके, बैठ के, दौड़ करके या कहीं पर खड़े होकर के, तो उसके नियम की बात हुई है। नामकरण और ऐतिहासिकता का सवाल है, म्यूजियम के बारे में जानकारी दी जा सकती है। स्त्री समान अपने पति पत्नी का अदब करनी चाहिए। वह जो मतलब झाऊ लाल है, लाला जो मुख्य पात्र के रूप में, वह अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता है। और सांस्कृतिक सद्भाव जो एक ब्राह्मण है अकबर का, कैसे पानी पीने में मदद करता है। प्यास से अकबर मूर्छित हो रहा है सिंध के रेगिस्तान में, वहाँ पर कहानी में चर्चा हुई है कि वह ब्राह्मण जो है कैसे उस लोटे से वह अकबर को पानी पिलाता है, और अकबर उसके बदले में 10 लोटे सोने का दान दे देता है। और वह मतलब लोटा जो है रखा गया है, और म्यूजियम और सब जगह से होकर के कैसे बिलवासी मिश्र जी बताते हैं उस अंग्रेज को, और अंग्रेज जो है 250 के बदले 500 रुपये में खरीद करके लेकर के चले जाते हैं। और बाहर से जो हमारी भारतीय संस्कृति और समृद्धि और पौराणिक चीज़ें हैं, उसका कैसा मतलब पुराना सब कुछ का कैसा परिवेश था, और उसके लिए बाहर से, विदेश से भी लोग आकर के उस आकर्षित होकर के आते थे और ले जाते थे। आज भी हमारे बीच में जो पुरानी कुछ समृद्धि है, पुराना साहित्य सब कुछ है, उसका मूल्य बहुत अधिक है। जो भविष्य का साहित्य है उसमें इसके खो जाने का मतलब गम होता है, खो जाने का मतलब चांस होता है। तो उसको बचाने की कोशिश होनी चाहिए कि भविष्य में जो कुछ साहित्य हो, जो हमारे समृद्धि का, पौराणिक समृद्धि और साहित्य का जो कुछ खजाना है, वह हमारे भविष्य के साहित्य में बरकरार रहे। उसके लिए साहित्यकारों को, सबको, शिक्षकों को, और उसको वैसे ही पढ़ने का काम भी जारी
करने की बात होनी चाहिए। इसीलिए मैंने अकबरी लोटा के संदर्भ में भविष्य के साहित्य की बात की, क्योंकि अकबरी लोटा या फिर जो पौराणिक साहित्य हमारा भविष्य के साहित्य में हमारा उसी तरह से उसका साहित्य का महत्व बरकरार रहे और उसमें वो खोए नहीं, उसका वो अंत नहीं हो, उसका उसी तरह से महत्व रहे जिस तरह से विदेश से दुनिया में आकर के उस साहित्य की को ढूंढने के लिए लोग आए, पढ़ने के लिए लोग आए, उससे मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग आए। यही हमारे इस पाठ का मतलब महत्वपूर्ण मतलब ध्येय था कि अकबरी लोटा के माध्यम से हम मतलब भविष्य के साहित्य को कैसे बचाएं, कैसे पढ़ाएं और साहित्य से संपर्क बरकरार रहे। वह जिस किसी रूप में भी ये साहित्य हमारे सामने हो, लेकिन हमारी पौराणिक साहित्य जो है वह भविष्य के साहित्य में भी अपनी पहचान बनाए रखे, बरकरार रखे। यह मतलब हमें साहित्यकार को और शिक्षकों को और पढ़ने पढ़ाने वाले सबों को ध्यान में रखना होगा। यही मतलब इस पाठ में मैं मुख्य संदेश देना चाहता हूं। अगर हम पाठ की बात करें अकबरी लोटा की, अभी हमारे पास तकरीबन 1 मिनट का समय और शेष है, कुछ ऐसी बात जो आप हमारे सभी विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहेंगे इस एक पाठ विशेष के बारे में? बस ये बात यही कि मतलब इसमें मतलब जो भी साहित्य हो भविष्य का या अभी का, वह साहित्य जो है सद्भाव पूर्व मतलब और स्वस्थ और सही और समुचित मतलब मार्गदर्शन करने वाला, ज्ञान बढ़ाने वाला और समाज और सहअस्तित्व को बरकरार रखने वाला साहित्य होना चाहिए। उसी तरह के साहित्य के मतलब शुरुआत में और उसी तरह के साहित्य के मतलब पढ़ने पढ़ाने का अभियान में हमें भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। यही बात मैं कहना चाहूँगा। जी, तो इस ज़रूरी बात के साथ हम अपने आज के विशेषज्ञ संजय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारी 8वीं कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम ये सत्र यहाँ पर समाप्त करें, बहुत ज़रूरी सूचना हम आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे। हम अपने सभी सुनने वालों को बता दें कि NCERT टेक्स्ट बुक्स फॉर 2023-24 आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। दीज टेक्स्ट बुक्स मे बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम NCERT sales counter located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata and Guwahati. These sales counters will be functional on all the weekdays including registered holidays, Saturdays and Sundays as well from 9:30 AM to 6 PM. You may also place order for the books online from our website, that is ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorsteps with no delivery fees. And if you want the soft copy of the books in PDF version, you can also be download for free from NCERT Diksha and ePathshala website and mobile app. Please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendors. With that information मैं आप सभी से इजाज़त ले लेती हूँ, लेकिन आपको हम बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में हम एक और लाइव फोनिंग प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे जो कि सोशल साइंस के 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और हमारा टॉपिक है व्हेन पीपल रिबल पार्ट 1। मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।